और जो लोग जाना चाह रहे हैं एज़ सून एज़ पॉसिबल अपना प्रोसेस करें, ताकि इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने से पहले पहले आप जो पुराने रूल्स हैं उसके तहत यूके चले जाएं और अपने ख़ानदान वालों के लिए आसानी ला सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। और अप्रैल और मई का जो मंथ होता है, आपको पता है यूके जो है न्यू पॉलिसीज़ को लेकर आता है और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है। और काफ़ी अरसे से आप यूट्यूब और टिकटॉक पे डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स को देख रहे थे जो कि तरह तरह की न्यूज़ आप लोगों को दे रहे थे कि भाई यूके जो है वीज़े बंद करने लगा है, यूके ना आना, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा नहीं मिलेगा और ILR के वाले से ये हो जाएगा। तो आज होम ऑफिस ने, मैं हमेशा से इसीलिए कहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ यूके की वेबसाइट को जो है आप फॉलो किया करें। आज होम ऑफिस ने जो है अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया है वाइट पेपर। आप लोग जाके खुद भी इसको स्टडी कर सकते हैं। 82 पेजेस का वो अप्रॉक्सीमेटली पेपर है और आप लोग उसमें से स्टडी करके देखें कि क्या कहना चाहते हैं होम ऑफिस वाले। और मैंने भी कुछ स्टडी किया है, मेन पॉइंट्स जो है मैंने हाईलाइट किए हैं आप लोगों के लिए, ताकि एक वीडियो बनाकर आप लोगों को बता सकूँ। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए वाइट पेपर क्या होता है। वाइट पेपर जो होता है बेसिकली एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट होता है जो कि गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया जाता है, जिसमें न्यू आने वाले कवानीन या पॉलिसीज़ के बारे में लिखा जाता है और पब्लिक और स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर किया जाता है, ताकि जो है उनका फीडबैक मिल सके और इन द एंड एक अच्छी पॉलिसी जो है वो इम्प्लीमेंट की जा सके। तो इसी हवाले से जो है मैंने जो पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ILR के बारे में क्या होने वाला है, पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, और अगर मिलेगा तो कितने ड्यूरेशन का मिलेगा, या फिर आपके साथ जो डिपेंडेंट्स जाते हैं मास्टर बाय रिसर्च या PhD प्रोग्राम्स के लिए उनके साथ क्या होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। आपके जो तमाम क्वेश्चन जो आप मेरे से डेली करते थे वो जो है अब आपको इस वीडियो में उनके आंसर मिल सकते हैं एज़ पर होम ऑफिस, ठीक है। और ये मैं बात नहीं कर रहा, ये होम ऑफिस की बात है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा जो है, उस स्किल्ड वर्कर वीज़ा वो जो होता है, वर्क वीज़े पे हम लोग जाते क्या थे आपको पता है कैसे जाते थे? एजेंट्स यहाँ पे सेल करते थे और हम लोग जाते थे और वहाँ पे सवार होते थे। और आप लोग नहीं सुनते थे कंसल्टेंट्स की कि ऐसा ना करें, बट आप लोगों को तो यूके जाने की जल्दी होती थी, तो उसको सख्त करने जा रहा है। अब जो है डिग्री से कम लेवल की जो है जॉब्स, उस पर जो है आपको ऑक्यूपेशनल लिस्ट से निकाल दी जाएंगी और उसमें आप लोगों को जो है स्किल्ड वर्कर वीज़ा नहीं मिला करेगा। और एक नया जो है टेम्परेरी शॉर्टेज लिस्ट जो ऑक्यूपेशन लिस्ट है वो जनरेट की जाएगी और उसमें जो है काफ़ी कम सेक्टर जो है क्वालिफाई कर सकेंगे एज़ पर देयर डॉक्यूमेंट। और जो अभी तक लोग यहाँ पर हैं, यूके में मौजूद हैं किसी भी कैटेगरी के वीज़े पे, वो अपनी जो जॉब या स्पॉन्सरशिप को चेंज कर सकते हैं। बट जो न्यू एप्लीकेंट आने वाले हैं उनके लिए जो है वो रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो लगाने के बारे में होम ऑफिस सोच रहा है। और एम्प्लॉयर्स को अब ये कहा जाएगा कि आप लोग जो है लोगों को जो है ना ट्रेन करें, और पहले लोकल्स को ट्रेन करें, फिर आप लोग जो है वो बाहर इंटरनेशनल जो है कैंडिडेट्स को लाने के बारे में सोचें। और केयर वर्कर्स के लिए यहाँ पर एक बुरी खबर है कि उनके लिए जो है ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट वो बंद करने जाने वाले हैं। तो आप लोग अब जो है केयर वीज़ा पर आई थिंक सो नहीं जा सकेंगे। अब देखते हैं जब लॉ बनेगा तो उसमें वो क्या कहेंगे और किस हद तक इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सेकेंडली जो फिर इसमें पॉइंट था जो मैंने स्टडी किया और जो मुझे समझ आया वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो रेजिडेंसी होती है, मतलब ILR होती है, जो यूके की PR होती है, जिसको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन करते हैं, उसको मुश्किल करने की तरफ जा रहे हैं। पहले आप लोगों को पता था कि अगर आप स्किल्ड वर्कर वीज़े पे हों, स्पॉन्सरशिप पे हों, तो आपको 5 सालों में जो है यूके ILR दे देता था, और अब उसको डबल करने के बारे में सोचें। 10 साल अगर आप वर्क वीज़े पे रहेंगे तभी आप लोग जो है यूके की ILR ले सकेंगे। और सिर्फ जो है हाई स्किल्ड जो वर्कर्स हैं या हाई कंट्रीब्यूशन लोग हैं उनके बारे में कुछ जो है एग्जम्पशंस जो हैं वो देखने को मिल सकती हैं। उनको हो सकता है कि पहले भी ILR मिल जाए 5 सालों में, जैसे पहले मिल रही थी। अब वो लिस्ट अभी तक आई नहीं, आएगी तो हमें भी पता चलेगा, आप लोगों से शेयर कर देंगे कौन से वो वर्कर्स हैं। और फिर एक टेस्ट होता है ILR लेने से पहले जिसको कहते हैं लाइफ इन द यूके टेस्ट, तो उसको भी रिव्यू किया जाएगा और उसमें जो है इंग्लिश टेस्ट भी इंक्लूड किया जाएगा कि इंग्लिश टेस्ट आप लोग दें तभी जाकर आप ILR के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। जैसे इंग्लिश टेस्ट का जिक्र हो रहा है तो यहाँ पे एक और पॉइंट है जो होम ऑफिस ने या वाइट पेपर में लिखा गया, वो ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो कोर्स है ना, वो अब उसकी रिक्वायरमेंट जो है ना प्रोफिशिएंसी की वो बढ़ाई जा सकती हैं। और डिपेंडेंट्स और जो मेन एप्लीकेंट्स हैं उनको जो है मेरा ख्याल अब ज़्यादा पॉइंट्स जो है रिक्वायर्ड होंगे
बैंड ज़रा रिक्वायर्ड होंगे ILR लेते वक्त या अपने वीज़े की एक्सटेंशन करने के टाइम। एक वीज़ा होता था ग्लोबल टैलेंट या इनोवेटर वीज़ा, यूके में आप लोगों को शायद इल्म हो ना हो, वो ये कहता था कि आप लोग आए यहाँ पर बिजनेस स्टेबल करें और अपना जो है 3 साल में ILR ले लें। तो उसके लिए जो बाकी रूट जैसे टफ हो गए हैं, तो बट इस रूट के लिए उन्होंने थोड़ी सी जो है वो अभी रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है, थोड़ी सी नरमी रखी हुई है। और जिनके पास मतलब स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया है या एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग हैं और उनके पास कोई अच्छा आइडिया बिजनेस का, तो उनके लिए जो है आए यूके में, वो कहते हैं अभी भी वो 3 साल में ही अपने जो है ILR ले सकेंगे। 3 से 5 साल का वो रूट होता था, अभी भी वो ले सकते हैं। और गवर्नमेंट कह रही है कि हमें ऐसे लोग चाहिए जो स्किल्ड, ज़ाहिर बात है हर मुल्क जो होता है वो चाहता है कि हमारे पास स्किल्ड लेबर है, अनस्किल्ड को तो कोई भी नहीं चाहता। तो इस वजह से ये वीज़े में उन्होंने वैसे ही अभी फ़िलहाल कोई जो है ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोई अभी पॉलिसी जो है या वाइट पेपर में कोई ऐसा पॉइंट नहीं लिखा। फिर जो है इमिग्रेशन स्किल चार्ज होता है जो आप लोगों के एम्प्लॉयर देते हैं आप लोगों को बुलाने के लिए, तो उसको जो है इंटरनेशनल लोगों को जो स्पॉन्सर करते हैं, वो जो चार्ज है 32% तक बढ़ाया जा सकता है और ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। 32% ज़्यादा जितना रेट था पहले उससे 32% और अब इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, तो थोड़ा सा मुश्किल होगी। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि पोस्ट ग्रेजुएट के जो स्टूडेंट्स होते थे उनके लिए क्या करने जा रहा है। उनके लिए अच्छी खबर ये है एक तरह से, मैं यही कह सकता हूँ, बुरी तो नहीं है। मास्टर बाय रिसर्च के जो स्टूडेंट्स थे जो आप अपने स्पाउस से अपने किड्स के साथ जाते थे, या फिर PhD के लिए जब आप लोग जाते हैं वो भी अपने स्पाउस या किड्स के साथ आप जा सकते हैं, तो उनके जो है डिपेंडेंट स्टिल अभी तक अलाउ हैं, उन पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं देखने को मिल सकती। मगर हाँ, उन्होंने ये कहा कि प्रपोजिशन दी है कि आप जो है मेन एप्लीकेंट तो इंग्लिश करेगा ही करेगा, हो सकता है कि अब आपके डिपेंडेंट्स को भी इंग्लिश का टेस्ट देना पड़े। और इंग्लिश जो है जिन लोगों की अच्छी होगी, ज़री बात है इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में जा रहे हैं, कोई भी जो कंट्री होता है वो यही चाहता है कि हमारे पास जो लोग हैं वो काम करने वाले हों, हमारे मुल्क को फ़ायदा दें। तो एक तरह से अच्छा पॉइंट है, पढ़े लिखे लोग जाएंगे और पढ़ने के लिए हम लोग जाते हैं, तो IELTS करना कोई उतना मुश्किल काम नहीं। मेरे पास आते हैं MOE बेस पर एडमिशन कर दें, विद डिपेंडेंट्स कर दें, हमने MOE बेस की जाना है, वो तो अब कह रहे हैं कि हम डिपेंडेंट से भी आपका IELTS लेंगे, MOE क्या चीज़ रहेगी अब। क्या मायला। तो इसीलिए स्टार्ट से इसीलिए कहते हैं कि मास्टर बाय रिसर्च या PhD के प्रोफाइल्स अच्छी प्रोफाइल्स होती हैं, उनके लिए आपको ये सारी जो चीज़ें पहले ही पूरी कर लेनी चाहिए, ना कि फिर जब इम्प्लीमेंट किया जाए तो फिर आप लोगों को थोड़ी सी मुश्किलात पेश आएँ। तो अभी हम बात कर लेते हैं जो स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा होता है कि भाई PSW कितना मिलेगा, पोस्ट स्टडी वर्क कितना मिलेगा। तो पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा जो है पहले 24 मंथ्स का मिलता था, 2 साल का मिलता था, अब उसको कम कर 18 मंथ करने की तजवीज़ दी गई है। और जो है 18 मंथ्स नॉट अ बैड ऑप्शन, ठीक है। बाकी कंट्रीज़ आपने कुछ देखा होगा कुछ 8-9 महीने साल का देते हैं, तो 1.5 साल एक अच्छा पीरियड है। जिसने जॉब लेनी है वो 3 महीने भी स्पॉन्सरशिप जॉब ले सकता है, 2 साल तो एक बड़ी अमाउंट होती है, ठीक है। तो ये कुछ चेंजिंग्स थी जो होम ऑफिस ने की हैं, इसके अलावा कोई ऐसा सच नहीं जो पॉलिसी है मेरे नज़र से नहीं गुजरी जिसमें आप लोग स्टूडेंट्स डायरेक्ट जो है उन पे इम्पैक्ट आए, तो या जो है वर्कर्स पे इम्पैक्ट आए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे। हाँ, एक और जो मेन पॉइंट था वो ये था कि यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं वो आपको पता है स्पॉन्सरशिप लेटर देती हैं, कैश लेटर देती हैं। तो अब उनके लिए ये पॉइंट लाने लगे हैं कि 95% इनरोलमेंट होनी चाहिए, मतलब जब स्टूडेंट जाता है 95% स्टूडेंट वहाँ पे इनरोलमेंट करें और 90% स्टूडेंट्स कम अज़ कम ग्रेजुएट होंगे, तो वो दिखानी पड़ेगी लिस्ट उनको, तभी वो जो है उनके बारे में स्पॉन्सरशिप लाइसेंस के बारे में सोचेंगे कि नेक्स्ट ईयर इनको कंटिन्यू करना है या नहीं करना। न्यू रेड एम्बर एंड ग्रीन स्कीम जो है वो सिस्टम इम्प्लीमेंट किया जाएगा और यूनिवर्सिटी का कंप्लाइंस जो है पब्लिक को दिखाया जाएगा कि वाकई कैसे ये काम चल रहा है। और हम लोग हैं, जंग लग गई, सारे रात को बैठ के ये सोच रहे थे, सुबह ना हमने भाई असलम क्लेम कर देना कि पाकिस्तान में लग गई है जंग, इंडिया में लग गई है जंग, अब हम अपने वतन वापस नहीं जा सकते। यही वजह होती है कि हम लोग जो है हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आती हैं, हमारे लिए पॉलिसी सख्त होती हैं। 30% जो असलम क्लेम करते थे लोग, वो लोग होते हैं जो कि वीज़े पर होते हैं, किसी ना किसी वीज़े पे आते हैं, विजिट वीज़ा, स्टडी वीज़ा या वर्क वीज़े पे आते हैं, डिपेंडेंट वीज़े पे आते हैं, असलम क्लेम कर लेते हैं, जिसमें से 47% वो हैं जो ग्रेजुएट रूट एंड होने के बाद, स्टूडेंट वीज़े के बाद ग्रेजुएट रूट बंद होने के बाद जो है अपना असलम क्लेम करते हैं। भाई जॉब ढूंढ लो अपने लिए, कोई ग्लोबल इनोवेटर वीज़ा ले लो, कुछ स्किल्स अपने अंदर लाओ, सारी ज़िंदगी सिक्योरिटी तो नहीं करते रहनी, टेक अवे में बैठ के ग्रिल तो नहीं करती रहनी या डिलीवरीज तो नहीं करते रहनी, तो अपने अंदर कोई स्किल्स लेकर आए। लाखों रुपया लगा के जाते हैं, डिपेंडेंट्स वाले तो करोड़ों रुपया लगा के जाते हैं अपने साथ, और फिर एंड पे यही काम करना है, तो फिर क्या फ़ायदा आप लोगों को बाहर जाने के लिए। तो ये आप लोगों के और यूनिवर्सिटीज़ को जो है मैंडेटरी क्वालिटी फ्रेमवर्क इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ऑल्दो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ करती हैं, ज़्यादातर करती हैं, बट अब इसको करने लगे हैं। और इंग्लिश लेवल टेस्ट जो मैंने आपको बता रहा था उसका जो है डिपेंडेंट के लिए, ILR के लिए, वीज़ा एक्सटेंशन के लिए वो B1 से चेंज करके अब B2 कैटेगरी के लिए चला जाएगा। और एक और जो मेजर इसमें चेंजिंग देखने को मिलेगी हमें वो ये है कि बाय द एंड ऑफ 2025 के एंड तक जो है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को
जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा बॉर्डर पर, ताकि जो क्यूज़ हैं उसमें थोड़ी सी कमी आ सके। आपको पता है जब यहाँ से हम जाते हैं तो 3-3 4-4 घंटे हमें उस क्यूज़ में लगना पड़ता है अपनी इमिग्रेशन क्लियर करने के वाले से, तो अब उसके लिए फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी को भी देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे जो कि वाइट पेपर में लिखे हुए थे, और कोई और पॉइंट्स अगर मेरी नज़र से गुजरे तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दी जाएगी। आप लोगों को फिलहाल परेशान होने की जरूरत नहीं है, 18 मंथ्स का PSW मिल रहा है, एंजॉय करें। और सेकेंडली ये रूल तब इंप्लीमेंट होता है, एक सर्टेन डेट दी जाती है, उसके बाद इंप्लीमेंट किया जाता है। जो बच्चे या स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए ये कोई मसले वाली बात नहीं है, और जो लोग जाना चाह रहे हैं एज सून एज पॉसिबल अपना प्रोसेस करें, ताकि इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने से पहले आप जो पुराने रूल्स हैं उसके तहत यूके चले जाएं और अपने ख़ानदान वालों के लिए आसानी ला सकें। तो ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।